हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? अच्छे होंगे। प्रीवियस लेक्चर में बात की थी 6th BC की, यानी कि 600 BC की। 600 BC काल क्या होगा? 600 BC का काल होगा 599 से लेके पीछे चलेंगे जब हम कब तक? 501 तक। तो 6th BC जो बात की थी हमने, ठीक है, मगध या महाजनपदों की बात की थी। 16 महाजनपदों की बात की थी। 10 स्वशासी क्षेत्रों की बात की थी। ठीक है। आज जो बात करेंगे मेनली सभी जनपदों को पढ़ना नहीं है, लेकिन मगध पढ़ेंगे। मगध का स्पेशली इतिहास क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि मगध एक ऐसा राज्य है, क्या है, जो लगभग पूरे भारत पर शासन करता है और इतिहास इसी से क्या है, लिखा जाता है। बाकी सभी राज्यों क्या है, मगध में मिला लिया जाता है मगध शासकों द्वारा। तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ उसके क्या क्या कारण थे, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे राजनीतिक इतिहास, यानी कि उसमें जो मगध राज्य में वंश आए। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मगध साम्राज्य के उत्कर्ष कारण की बात करें तो सबसे पहला जो इसका जो सामरिक स्थिति थी, स्ट्रेटजिक जो लोकेशन था या जो भौगोलिक स्थिति थी, सामरिक स्थिति थी, वह काफ़ी सुदृढ़ थी। इसलिए क्या है, मगध पर आक्रमण करना आसान नहीं था। क्यों? क्या थी सामरिक स्थिति? मगध की राजधानी हम जानते हैं क्या, राजगृह भी है, जिसे राजगृह थी पहली। लेकिन राजगृह को क्या गिरिब्रज भी कहा जाता है। गिरिब्रज, गिरिब्रज का अर्थ क्या हुआ? पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ क्षेत्र, यानी कि 5 पर्वतों से घिरा हुआ क्षेत्र था क्या, मगध की राजधानी राजगृह। ओके। तो पर्वतों से घिरे होने के कारण क्या, इस पर युद्ध करना उतना आसान नहीं था। ठीक है। दूसरी जो सामरिक स्थिति की बात करें, नदियां। मगध क्या था, जैसे गंगा जमुना है, ठीक है, और सोन नदी के संगम पर क्या है, इसकी राजधानी स्थित थी पाटलिपुत्र। आगे जाके घाघरा भी मिलती थी गंगा नदी में। ओके। नीचे से सोन। तो बहुत सारी नदियों से क्या है, मगध घिरा हुआ था। इसलिए मगध पर जो क्या है, आक्रमण करना बहुत ही दुर्लभ था। यानी कि इसको कह सकते हैं, नदियों घिरे होने का कारण जल दुर्ग की भांति था, जल दुर्ग से घिरा हुआ था। ओके। तो जल दुर्ग होने के कारण या नदियां ज्यादा होने के कारण क्या था, इसके दो लाभ इसको लाभ मिले मगध को। पहला तो वाह आक्रमण कोई नहीं कर सकता था, और मगध स्वयं क्या कर सकता था, बाहरी राज्यों पर वाह आक्रमण अपना करने के लिए उसका निरीक्षण कर सकता था कि कैसे हम क्या दूसरे राज्यों पर आक्रमण कर सकते हैं। यानी नौसेना के माध्यम से आक्रमण भी नदियों के माध्यम से क्या है, मगध कर सकता था। इसलिए इसका पहला लाभ था नदियों से घिरे होने के कारण। ठीक है। दूसरा जो लाभ था वह क्या था, नदी मार्ग से यह क्या करता था, व्यापार। नदी मार्ग से क्या है, मगध व्यापार करता था, और व्यापार जब अच्छी होगी तो क्या होगा, आर्थिक स्थिति भी क्या है, सुदृढ़ होगी, और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तो साम्राज्य विस्तार में क्या है, आसानी होगी, विस्तृत नौसेना रखने में। ओके। ये तो होगी इसकी सामरिक स्थिति की बात की हमने। मगध के दूसरी क्या है, भूमि की संरचना। अभी हमने बात की क्या, नदियों से घिरा हुआ, यानी गंगा जमुना घाघरा सोन। तो ये जो उपजाऊ मिट्टी थी मगध के पास थी, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी में क्या है, बिना किसी अतिरिक्त लागत के आप क्या है, कृषि कर सकते हैं, काफी उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है। ठीक है। तो बिना किसी आर्थिक लागत के मगध में क्या है, अधिशेष उत्पादन होता था कृषि में। और जब अधिशेष उत्पादन होगा तो काफी ज्यादा टैक्स क्या है, मगध को प्राप्त होता था, काफी कर मिलते थे मगध को। ठीक है। और ज्यादा कर मिलेगा अधिशेष उत्पादन का, तो व्यापार उससे ज्यादा क्या है, ज्यादा होगा, अनाज होगा। ठीक है। उससे अधिक आर्थिक लाभ होगा, जो हमने बात की नदियों थ्रू व्यापार। यह हुई भूमि की संरचना के कारण। तीसरा है शिल्पी वर्ग और व्यापार की वृद्धि। मगध में उस समय विभिन्न प्रकार के शिल्पी थे, जो विभिन्न वस्तुओं का क्या है, उत्पादन करते थे, और अपने क्षेत्र में क्या थे, स्किल थे, स्किलफुल थे, यानी कि कुशल थे, कुशलता से पूर्ण थे। ओके। तो जो वस्तुओं का निर्माण हो रहा था शिल्पियों द्वारा, ओके, शिल्पियों द्वारा, तो उसकी जो
शिल्पियों के व्यापार के माध्यम से क्या है, जो शिल्पियों के वस्तुओं का उत्पादन होता था व्यापारियों द्वारा क्या है, उसका व्यापार किया जाता था। व्यापार में से क्या वृद्धि हुई, और जब व्यापार से वृद्धि हो रही है तो फिर मगध को क्या है, अतिरिक्त कर मिलेगा। किससे? व्यापारियों से, शिल्पी वर्ग से, उत्पादन कर, आंतरिक व्यापार कर से क्या है, इसको अतिरिक्त कर प्राप्त हो रहा था। किसको? मगध को। ओके। और जब कृषि कार्य से और उत्पादन शुल्क से और व्यापारिक शुल्क से अतिरिक्त कर की प्राप्ति हो रही थी मगध को, तो उस वक्त क्या किया मगध ने? विस्तृत सेना का क्या है, संगठित किया। उसने विस्तृत सेना को संगठित किया, विशाल सेना रखी। इससे क्या है, मगध पर आक्रमण करना या मगध जो है बाहर के राज्यों पर आक्रमण करना आसान हो गया। ओके। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना कैसी थी मगध की? मगध या आर्य जो ब्रह्म थे उसे क्या कहते थे? मागध कहते थे। मागध क्यों कहते थे? क्यों कहते थे? क्योंकि यहां जो मगध की जो सामाजिक संरचना थी या लोग थे, नागरिक थे, वह आर्यों से भिन्न थे। मतलब आर्य नहीं थे, यहाँ के लोग थे, मूल निवासी थे। ठीक है, प्रचुर मात्रा में थे, बहुत कम ही आर्य रहेंगे। तो इससे क्या हुआ? इससे मगध में क्या, सेना में वृद्धि हुई। कैसे? वेतन देकर क्या है, उनको सेना में सम्मिलित किया जाता था, और जो वेतन दिया जाता था उसको क्या कहते थे? मृत। मृत याद रखेंगे, मृत क्या था? सैनिक वेतन था। मृत क्या था? सैनिक वेतन था। क्योंकि जंगलों से घिरा हुआ था, पहाड़ों से घिरा हुआ था, तो जंगल काफी थे। जंगलों में भी क्या मगध में लोग रहते थे, आदिवासी। तो आठवीं सेना भी मगध को क्या प्राप्त होती थी युद्धों में सहायता के लिए। ठीक है, आठवीं सेना यानी वनों से प्राप्त सेना। ओके। तो ये तो गई सामाजिक संरचना। और जो ब्रह्म आर्य थे उनको क्या कहते थे? किरात या मागध, मतलब निम्न कोटि के व्यक्ति। उसकी बात करेंगे हम किसमें? विस्तार वाली भावना में वो आएगा पॉइंट। नेक्स्ट, युद्ध में हाथियों की भूमिका। युद्ध में हाथियों की भूमिका क्या होती थी? शत्रुओं के विनाश में। ठीक है। और जो दुर्गम क्षेत्र होते थे शत्रुओं के या विदेश बाहरी राज्यों के, उनके दुर्गों को क्या है, तोड़ने में हाथियों का प्रयोग किया जाता था। क्योंकि हाथी क्या है, मगध के पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। और ये हाथी उसको कहां से प्राप्त होते थे? अंग और कलिंग प्रदेश से। अंग और कलिंग प्रदेश से। अंग और कलिंग प्रदेश से उसको आदि प्राप्त होते थे। इसीलिए कौटिल्य ने क्या, अर्थशास्त्र में हाथियों के वध करने पर क्या, मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान किया था। बात करते हैं किसकी? मृत्यु दंड की। ओके। ये जो प्राच्य देश थे, पूर्वी देश थे, अंग कलिंग से क्या, इसको प्रचुर मात्रा में हाथियों की प्राप्ति होती थी, जो युद्ध में यूज किया जाता था मगध द्वारा। नेक्स्ट, लोहे की उपलब्धता। लोहे की जो उपलब्धता है महाजनपद काल में दो ही लोगों के पास थी, मगध और अवंती के पास। ठीक है। तो लोहे की जो उपलब्धता थी, जो उसका भंडार था लोहे की, वह कहां था? राजगीर में। राजगीर में क्या है, लोहे का भंडार मगध के पास उपलब्ध था। ओके। तो जब लोहा है तो लोहे से क्या होगा, युद्ध के जो हथियार हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, क्या लोहे से बनाए जाते थे। और इनका बहुतायत प्रयोग क्या युद्धों में किया जाता था। ठीक है। अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र क्या होता है, शस्त्र क्या होता है? अस्त्र जो चलाया जाता है, अस्त्र जो फेंक के मारा जाता है। ठीक है। इसलिए क्या है, प्रक्षेपास्त्र हम लोग क्या करते हैं, इसरो द्वारा, DRDO द्वारा उसको प्रक्षेपास्त्र नाम दिया गया, क्या फेंक कर मारने वाला, जैसे अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल। और शस्त्र मतलब था जो हाथ में लेकर, जैसे तलवार। तलवार फेंक के मार नहीं सकते, चाहे चाकू। ठीक है। तो अस्त्र जो फेंक कर मारे जाते हैं और शस्त्र जो हाथों में लेकर। तो लोहे के पता क्या, राजकीय में भंडार
अस्त्र शस्त्र का निर्माण होता था। और दूसरी तरफ क्या, अवंती के पास भी क्या था, लोहे का भंडार था। यानी कि मगध और अवंती के बीच कौन सा युद्ध चलता है, लौह शक्ति युद्ध चलता है। करीब 100 साल लग जाते हैं किसको, मगध को अवंती में शामिल करने में, 100 ईयर्स, क्योंकि उसके पास भी लोहा है, अस्त्र शस्त्र बनाता था। ठीक है। नेक्स्ट है मगध में विस्तार की भावना। क्यों विस्तार की भावना आई, अभी हमने बात की थी सामाजिक संरचना की। तो मगध का जो समाज था वो कैसा था, रूढ़िवादी था। रूढ़िवादी, ठीक है, रूढ़िवादी वो है जो पुरानी मान्यताओं को मानते चले आ रहे हैं परंपरा से। तभी हमने बात की सामाजिक संरचना में कि जो आर्य वर्णीय ब्रह्म थे वो अपने शास्त्रों में क्या लिखते थे मगध के बारे में, किरात या मागध शब्द यूज करते थे मगध के लोगों के लिए, यानी कि निम्न कोटि के व्यक्ति। ठीक है। तो इससे क्या है, मगध के लोगों में और मगध के जो शासक थे उनमें क्या है, जो इनकी आर्यों की मान्यता थी कि हम किरात हैं, मागध हैं, निम्न कोटि के लोग हैं, घृणा उत्पन्न हुई। जब घृणा उत्पन्न हुई तो आर्य मूल के जितने भी राज्य थे उस समय 6th BC में, 6th BC के बाद सूत्र काल की बात करें 600 BC से 300 BC में, तो उनको जीतने की इच्छा, लालसा उत्पन्न हुई किनके मध्य, वहाँ मगध के लोगों और राज्यों के बीच, प्रशासकों के बीच, राजाओं के बीच, कि जितने भी आर्य मूल के राज्य हैं उनको जीता जाए। तो इस तरह क्या, मगध में विस्तार भावना जगी। ठीक है। और मगध का विस्तार भी होता है। तो इस तरह अगर हम मगध साम्राज्य का विस्तार की बात करें, क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है कि जो मगध का साम्राज्यवाद है वह साम्राज्यवाद न होकर क्या है, सामाजिक प्रतिक्रिया का भी क्या है, कारण था। क्वेश्चन बन सकते हैं जीएस पेपर में। ठीक है। तो यही कारण था क्या, कि जो आर्यवर्णी ब्रह्म थे इन्हें क्या मानते थे, निम्न कोटि का। ओके। तो मगध का साम्राज्यवाद क्या है, सामाजिक प्रतिक्रिया का भी क्या एक रूप था। नेक्स्ट है मगध शासकों की जो कूटनीतिक क्षमता। ठीक है। मगध शासकों की जो कूटनीतिक क्षमता है दो तरह थी। राजनीतिक रूप से विस्तार नहीं करना चाहते थे, ज्यादा मत नहीं देते थे या बातचीत पे, और किस पर विश्वास करते थे, कूटनीति और शस्त्र नीति पर। यानी या तो हथियारों के माध्यम से लड़कर जीता जाए या तो कूटनीति के माध्यम से। कूटनीति में बहुत सी चीजें आती हैं, जैसे बगल के स्टेट से क्या कर लिया जाए, मैत्री संबंध। चूंकि लोहे का भंडार अवंती के पास था और सबसे बड़ा विरोधी था मगध के साम्राज्यवाद का कौन, अवंती। ठीक है। तो अवंती के साथ मगध ने क्या किया, मैत्री संबंध स्थापित किया 100 वर्षों तक। बाद में क्या, फिर उसको विजित किया। दो कूटनीतियां थी, एक तो कूटनीति के थ्रू और दूसरा मैत्री संबंध के थ्रू। कूटनीति में जैसे वैवाहिक संबंध की बात की जाए कि अगल बगल के जितने भी राज्य हैं उनसे शादी या वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाए और अपने राज्य की सीमाओं को क्या है, सुरक्षित किया जाए। देखेंगे बिंबिसार ने 3 राजवंशों में शादी की थी। कौन कौन, बिंबिसार की बात करें, इसीलिए बिंबिसार ने 3 शादी की थी। वैशाली के लिच्छवी, श्रावस्ती साथ तरफ आएंगे यूपी में, तो कौशल और मध्य। ठीक है। लिच्छवी कहा था वैशाली में। ठीक है। तो वैवाहिक संबंध स्थापित करने से क्या फायदा है, तो वह राज्य क्या है, अपने पक्ष में होगा मगध के, और युद्ध में क्या है, सैनिक सहायता देगा और पैसे से भी, यानी अर्थ सहायता भी करेगा। लेकिन बाद में मगध द्वारा क्या किया गया, जिनसे भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए, जब चरमोत्कर्ष पर मगध पहुंचता है तो क्या करता है, संधि के माध्यम से इन राज्यों पर भी क्या है, अधिग्रहण कर लिया जाता है मगध द्वारा। ठीक है। तो लिच्छवी का शासक कौन था, चेटक। चेटक की पुत्री चलन्ना से शादी किया था। कौशल का शासक कौन था बुद्ध समय, प्रसेनजित। प्रसेनजित की बहन महाकौशला से शादी हुई थी उसकी, और मध्य के राजकुमारी क्षेमा के साथ। ठीक है। इस तरह बिंबिसार ने क्या किया,
वैवाहिक संबंध स्थापित करके कूटनीतिक माध्यम से अपने राज्य की सीमा उत्तर से लेकर दक्षिण या पूर्व पश्चिम तक क्या है सुरक्षित रखी। ओके, ये तो बात होगी मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के क्या कारण थे 8 पॉइंट में। ठीक है, यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं या कहीं भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मगध में जो राजनीतिक इतिहास है, जैसे 5 वंशों की बात करेंगे हम इसमें। हर्यक वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कण्व वंश, शुंग वंश भी आएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल आज बात करेंगे हर्यक वंश और शिशुनाग वंश के 2 वंशों की। एक वंश और था जिसका शासक था जरासंध, बृहद्रथ वंश मगध में। हालांकि बृहद्रथ वंश का उल्लेख तो मिलता है, बृहद्रथ द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, बृहद्रथ द्वारा। ठीक है, इसी में आगे कौन होता है जरासंध, जिसने क्या है राजगीर की स्थापना की थी, राजधानी बनाया था राजगीर, राजगिरी कह लें, राजगीर कह लें। ठीक है, राजगिरी। लेकिन जो बौद्ध साहित्य है इसे क्या है इस वंश को अस्वीकार करता है। ओके, बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ द्वारा जरासंध राजगिरी की स्थापना, किसकी राजगिरी। हालांकि जो राजगिरी में जरासंध का क्या है कुश्ती क्या बोलते हैं वो अखाड़ा प्राप्त हुआ है, लेकिन बौद्ध साहित्य क्या है मगध राजनीतिक इतिहास में बृहद्रथ वंश को अस्वीकार किया जाता है बौद्ध साहित्य द्वारा। किसकी बात की जाती है उसकी हर्यक वंश की। ठीक है, बिंबिसार बुद्ध से काफी अच्छा मित्र था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम हर्यक वंश की। हर्यक वंश 544 से 412 बीसी तक। ठीक है, बिंबिसार 544 से 492 बीसी। ओके, बौद्ध साहित्य इसको क्या है मान्यता देते हैं इन वंशों को। तो बिंबिसार जो था 544 से 492 बीसी पहला शासक हर्यक वंश का, इसके द्वारा क्या है अंग को विजित किया गया। और जो इसका राजवैद्य था जीवक, क्वेश्चन यहीं पूछा हुआ है, क्रम वाइज पूछा हुआ है, जीवक हुआ। और भी सारे जो कनिष्क के समय वैद्य रहे उनका क्रम काल क्रमानुसार पूछा हुआ है। और क्या पूछा हुआ है कि जो अवंती का शासक था चंड प्रद्योत, अवंती शासक चंड प्रद्योत। ठीक है, यह पीलिया से ग्रसित होता है तो अपने राजवैद्य बिंबिसार को बिंबिसार अपने राजवैद्य जीवक को किसके पास भेजता है इलाज के लिए चंड प्रद्योत के पास। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ओके, और अभी हमने बात की कि किस तरह बिंबिसार ने अपने राज्य की सीमा को क्या है सुरक्षित रखने का प्रयास किया। ओके, ये था बिंबिसार 544 492, ज्यादा इस पर नहीं जाएंगे लोग। नेक्स्ट बात करते हैं अजात शत्रु का। एक और फैक्ट है बिंबिसार का, क्योंकि बुद्ध का मित्र था, वो उद्यान भी पूछा गया है किसके द्वारा दान दिया गया बुद्ध को, किसके द्वारा दिया गया था बिंबिसार द्वारा। कौन सा उद्यान वेणुवन, वेणुवन उद्यान। ठीक है, वेणुवन उद्यान बुद्ध को दान में दिया गया था। ओके, और बात करें अगर इसकी सीमा की तो 80,000 गांव इसके राज्य में थे। 80,000 गांव, 80,000 विलेज। बौद्ध साहित्य इसकी राज्य की सीमा कितना बताते हैं 300 लीग। हालांकि ये सारे फैक्ट आने वाले नहीं है। 300 लीग, और एक लीग में कितना होता है एक लीग में 3 मील। ठीक है, तो इस तरह क्या हो गया 3 गुणे 3 = 900 मील। और 1 मील में कितना होता है 1.6 किलोमीटर। तो यानी इसकी सीमा जो थी 1440 किलोमीटर तक थी बिंबिसार के समय। यानी बिहार से बात करें तो पंजाब तक पहुंच जाएंगे 1440 किलोमीटर तक। ठीक है, काफी बड़ा राज्य विस्तार था इसका। नेक्स्ट बात करेंगे हम अजात शत्रु, इसका पुत्र अजात शत्रु। अजात शत्रु 492 से लेकर 460 तक। ठीक है,
इसने क्या किया, जो वज्जी संघ था, वैशाली था, कोसल और काशी को क्या है, विजित किया था। किसने, मगध साम्राज्य में मिलाया था अजात शत्रु ने। तो अजात शत्रु के समय आते आते अंग वज्जी संघ, वज्जी संघ में 8 कुल थे, 8 वंश थे। वज्जी संघ कोसल काशी को क्या है, विजित किया गया, किसके द्वारा, अजात शत्रु द्वारा। और बात करें बौद्ध संगीतियां कितनी हुई, बौद्ध संगीतियां 4 हुई थी, फिलहाल अभी 2 बात करते हैं किसकी। प्रथम बौद्ध संगीति इसकी समय होती है, ठीक है, राजगृह में 483 बीसी में। प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु किसमें, सप्तपर्णी गुफा में, याद रखेंगे सप्तपर्णी गुफा, गुफा का भी नाम पूछा जाता है, राजगृह, ठीक है। ऐसे याद रखें, अगर बौद्ध संगीतियों के पक्का तो हम एक ट्रिक्स याद रख सकते हैं ऐसे, रावय पाकू, ठीक है, यानी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर में कुंडलवन, ठीक है। और अगर इसके नीचे हम लिख लें अका अक, इसकी बात करेंगे बौद्ध साहब जब पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, तो और से क्या आ जाएगा, अजात शत्रु, दूसरा आएगा अभी काला शोक, काला शोक के बाद काला हटा दीजिए, इसमें अशोक आ जाएगा, अशोक, ठीक है, फिर कनिष्क। ईयर 100 साल घटते जाएगा, अभी हमने बात की 483, ओके, फिर वैशाली में 383, फिर 251 पाटलिपुत्र में और कुंडलवन में 1 AD, ओके। ये तो बौद्ध संगीतियों का 4 बात हमने ऐसी बातें, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो अजात शत्रु द्वारा क्या है, प्रथम बौद्ध संगीति आयोजन किया था 483 BC में राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में। और प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष भी पूछता मिलाने के लिए, महाकश्यप, ठीक है, महाकश्यप। और इसने प्रक्षेपास्त्र भी यूज किया था वज्जी संघ के थ्रू, पहली बार भारत में प्रक्षेपास्त्र, शिलाकंटक का, यानी कि पत्थरों को फेंकने वाला यंत्र था, ओके। ये तो सारे फैक्ट हो गए अजात शत्रु से रिलेटेड, 492 से 460 BC, ओके। नेक्स्ट जो शासक है मगध साम्राज्य में, हर एक वंश के थ्रू, उदयन या उदयभद्र भी कहते हैं इसको, 460 से 444 BC तक। BC उल्टा चलता है, बिफोर क्राइस्ट, बर्थ ऑफ द बिफोर क्राइस्ट, किसका, जीसस का 1 AD मान लिया जाता है जब जन्म हुआ उनका, तो उसके पहले वाला क्या है, BC में कहते हैं। तो उदयन 460 से 444 BC, उदयन जैन धर्मानुयायी था, याद रखेंगे जैन धर्मानुयायी था। अजातशत्रु बौद्ध धर्म। इसका एक फैक्ट में, इसने कुसुमपुर यानी पाटलिपुत्र, जो प्राचीन नाम क्या था पाटलिपुत्र का, कुसुमपुर, उसकी स्थापना की थी गंगा और सोन नदी के संगम पर, गंगा प्लस सोन के संगम पर। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, याद रखेंगे कुसुमपुर पाटलिपुत्र। उदयन या उदयभद्र भी आप समझ लिया जा सकता है, ओके। नेक्स्ट अन्य शासक की बात करें, उदयभद्र के बाद अनिरुद्ध होता है, अनिरुद्ध के बाद मुंड, और इसका जो अंतिम शासक है नागदशक, ठीक है। नागदशक क्या है, अंतिम शासक है हर्यक वंश का, याद रखेंगे अंतिम शासक ही पूछे जाते हैं। और इसी नागदशक की हत्या क्या है, उसके अमात्य शिशुनाग द्वारा की जाती है 412 में। कब, 412 BC में हत्या की जाती है, और शिशुनाग वंश की स्थापना की जाती है। और शिशुनाग वंश का कार्यकाल क्या है, 412 से 343 BC तक, यानी नंद वंश के आने तक, ठीक है। इसमें जो पहला शासक स्वयं शिशुनाग, जिसने स्थापना की, शिशुनाग 412 से 394 BC। इसका मेन काम क्या था, पहला, इसने जो अपनी राजधानी बनाई, कहां बनाई थी, राजगृह से वैशाली,
या पाटलिपुत्र से इसने अपनी राजधानी वैशाली ट्रांसफर की थी। ठीक है, याद रखेंगे कि शिशुनाग के समय जो राजधानी थी मगध की वो कौन सी थी? वैशाली। और एक काम क्या किया गया, इसी के समय यानी कि 100 वर्षों के बाद अवंती मगध में क्या है? शामिल किया जाता है। शिशुनाग द्वारा ही क्या है? अवंती का विलय मगध साम्राज्य में किया जाता है। ठीक है, ये दो फैक्ट हैं जो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है शिशुनाग वंश में काला अशोक, काला अशोक। ठीक है, काला अशोक के समय बात करें, वत्स राज्य का विलय वत्स राज्य का विलय क्या है? मगध साम्राज्य में किसके द्वारा किया जाता है? कालाशोक द्वारा। ठीक है, फिर इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो जाती है, वैशाली से पाटलिपुत्र लेकर आता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे थे बौद्ध संगीति कहाँ होती है? वैशाली में। तो कुछ समय तक वैशाली भी इसकी राजधानी रहती है। द्वितीय बौद्ध संगीति होती है 383 बीसी में। ठीक है, वैशाली में। और वैशाली में होती है द्वितीय बौद्ध संगीति। इसका अध्यक्ष कौन है? देवादिधर नहीं, सभा कामी। थर्ड में आएगा मोगलीपुत्र, फोर्थ में तब अशुघोष आएंगे। वसुमित्र अशुघोष एक उपाध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सभा कामी, अध्यक्ष रहते हैं। और इसी बौद्ध संगीति में क्या है? बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है। याद रखेंगे, दो भाग में बढ़ता है। कौन कौन से? नहीं, ये शाकाहारी कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीति में अस्थावीर और महासांगिक। ठीक है, अस्थावीर और महासांगिक दो शाखाओं में बढ़ती है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अस्थावीर, महासांगिक, हीनयान, महायान, वज्रयान, सब जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे विस्तृत रूप से तब। अभी फिलहाल राजनीतिक इतिहास देख रहे हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई कालाशोक से रिलेटेड। और सबसे अंतिम में शासक इसका 343 तक कौन रहता है? पंचमक। अंतिम शासक भी पूछे जाते हैं। और इस अंतिम शासक की हत्या करके नंद वंश की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? एक परशुराम सार्वतांत्रक, जिसे कहते हैं महापदम नंद द्वारा। नंद वंश के समय 343 में घनानंद जिसमें था। ठीक है, तो ये तो आज बात हो गई हमारे मगध राजनीतिक इतिहास में दो वंश की। कल बात करेंगे इसके नंद वंश, दो ही शासक हैं उसमें, और मौर्य साम्राज्य की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।